हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, यानी कि पालमपुर गांव की एक कहानी। इस चैप्टर के अंदर हम एक एग्जाम्पल के तौर पर एक विलेज लेके चल रहे हैं, जिनमें से हम काफ़ी सारी चीज़ें समझने वाले हैं। तो करते हैं आज का वीडियो सेशन स्टार्ट। तो पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो पालमपुर एक विलेज है वो हमें एक इमेजिनरी विलेज है, यानी कि उसको हमने इमेजिन किया है कि एक ऐसा गांव है। क्यों इमेजिन किया है? क्योंकि इस गांव से हम काफ़ी सारी चीज़ें समझने वाले हैं। क्या क्या समझने वाले हैं? तो देखिए, पहले पालमपुर जो हमने गांव इमेजिन किया है, पहले तो ये देख लेते हैं कि हमने क्या इमेजिन किया है। फिर हम देखेंगे कि हमने ये एग्जाम्पल जो लिया है पालमपुर का, वो क्यों लिया है। तो पहले पालमपुर के बारे में पढ़ लेते हैं। पालमपुर एक ऐसा गांव है जो वेल कनेक्टेड है, यानी कि जो अपने आस पड़ोस में जितने भी बाकी विलेजेस हैं, जितने भी बाकी टाउन्स हैं, शहर हैं, वो सबके साथ कनेक्टेड है, सबके साथ जुड़ा हुआ है। जैसे कि रायगंज एक बहुत बड़ा विलेज है जो पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है, और वो देर इज एन ऑल वेदर रोड। याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। यहां पे क्या लिखा है? ऑल वेदर रोड है। इससे आपको एक चीज समझने को मिल रही है। पहले हम ये समझते हैं ऑल वेदर रोड किसे बोलते हैं। ऑल वेदर रोड, रोड क्या होता है? सड़क। ऑल वेदर रोड उसे बोलते हैं जो मेटालिक रोड होती है, यानी कि जो पक्की सड़क आप जिसको कह सकते हो, जो कंक्रीट और सीमेंट वगैरह से बनी होती है। जैसे कि आप अपने आसपास भी देख पा रहे होंगे काफी सारी सड़कें, यानी कि जिसपे किसी मौसम का, बारिश का कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ऑल वेदर रोड कनेक्ट्स द विलेज टू द रायगंज एंड फर्दर टू द नियरेस्ट स्मॉल टाउन ऑफ शाहपुर। अब एक एक लाइन से हमें विलेज के बारे में पता चल रहा है। यहां पे देखो क्या लाइन है कि वो बाकी सारे विलेज से कनेक्टेड है। इस बात से आप क्या समझे? इस बात से आप ये समझे कि इस गांव की जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है वो अच्छी है। दूसरा, इन्होंने क्या बोला कि ये जो बाकी जगह से कनेक्टेड है, ऑल वेदर रोड के थ्रू कनेक्टेड है। इससे आपको एक और चीज ये पता चली कि गांव के आसपास के जो रोड हैं वो पक्के बने हुए हैं, यानी कि जो हमने गांव इमेजिन किया है वो एक तरह का काफी ज्यादा विकसित है, काफी ज्यादा डेवलप्ड है। तो एक एक लाइन से हमें गांव की बेसिक डिटेल समझ आ रही है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट है, मेनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स आर विजिबल ऑन दिस रोड स्टार्टिंग फ्रॉम बुलक कार्ट्स, टांगास, बोगीज लोडेड विद जैगरी। जैगरी किसको बोलते हैं? गुड़ को। तो वो क्या देखने को मिल रहा है हमें कि कई तरह के ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स भी देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि बैलगाड़ियां हो जाती हैं, तांगा हो जाते हैं, जिनके ऊपर काफी ऐसे वाहन हमें देखने को मिल रहे हैं जिनके ऊपर गुड़ लदा हुआ है, यानी कि गुड़ या फिर बाकी सामान, कमोडिटीज एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं। मोटर व्हीकल भी है, मोटरसाइकिल्स भी हैं, जीप्स भी हैं, ट्रैक्टर्स भी हैं, ट्रक्स भी हैं। यानी कि हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो गांव है पालमपुर, ये पूर्ण तरह से विकसित है। यहां पे हर तरह के ट्रांसपोर्ट व्हीकल हैं, चाहे वो एनिमल बेस्ड हो, चाहे वो मशीन बेस्ड हो, यानी कि ट्रक, ट्रैक्टर वगैरह। तो हर तरह का यहां पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवेलेबल है। नेक्स्ट पढ़ते हैं इसके बारे में। द विलेज हैज अबाउट 450 फैमिलीज बिलोंगिंग टू द सेवरल डिफरेंट कास्ट। इस गांव में करीब करीब 450 परिवार रहते हैं जो अलग अलग कास्ट से, अलग अलग जाति से बिलोंग करते हैं। जैसे कि जो 80% फैमिलीज हैं, 80 जो 80 फैमिलीज है, सॉरी 80% नहीं, 80 जो फैमिलीज हैं वो कौन सी फैमिलीज हैं? अपर कास्ट। अपर कास्ट फैमिलीज हैं जिनको आज के देश में, आज के टाइम में आप अपने देश में जिनको जनरल कास्ट के से भी जान सकते हो, उनको अपर कास्ट फैमिलीज बोल दिया जाता है। लेकिन जो चाहे वो 80 फैमिलीज हैं 450 में से, बट जो मेजोरिटी ऑफ द लैंड है विलेज में, उनकी ओनरशिप है, यानी कि वो अमीर लोग हैं, एक तरह से आप ये कह सकते हो। देयर हाउसेज, सम ऑफ देम क्वाइट लार्ज, आर मेड ऑफ ब्रिक विद सीमेंट एंड प्लास्टरिंग। उनके जो घर बने हुए हैं वो काफी बड़े घर बने हुए हैं, और वो पक्के घर बने हुए हैं, यानी कि ईंटों वगैरह से, कंक्रीट से, वो सीमेंट से, वो अच्छी तरीके से वो घर बने हुए हैं। दूसरे, जो इन 80 फैमिलीज को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो फैमिलीज हैं वो किनकी हैं? एससी, यानी कि दलित लोग, यानी कि शेड्यूल कास्ट से जो बिलोंग करते हैं। वो टोटल पॉपुलेशन का 1/3 है अप्रोक्सीमेटली। टोटल पॉपुलेशन का 1/3 वहां पे कौन है? एससी लोग भी रहते हैं। दे लिव इन वन कॉर्नर ऑफ द विलेज, जो गांव के एक कॉर्नर में रहते हैं, यानी कि जिनके जो सारे घर हैं वो गांव के एक कॉर्नर में जाके हैं। एंड उनके जो घर हैं वो किस तरह के हैं? वो छोटे छोटे घर हैं, या तो वो मिट्टी से बने या स्ट्रो, यानी कि घास फूस से बने हुए घर हैं। तो हमने क्या देखा पालमपुर के अंदर कि यहाँ पे टोटल 450 फैमिलीज रहती हैं, जिनमें से 80 फैमिलीज तो ऐसी हैं जो रिच हैं और जिनके पास मेजोरिटी में जो लैंड है उन्हीं लोगों के पास है, यानी कि वो उस लैंड के मालिक हैं। इनके घर पक्के बने हुए हैं। और दूसरी तरफ हमने जब दूसरे लोगों को देखा तो हमने क्या देखा कि उनमें एससी पॉपुलेशन भी है, जो टोटल पॉपुलेशन का, टोटल फैमिलीज का 1/3 है। वो कैसे मकानों में रहते हैं? उनके घर कच्चे हैं और घास फूस से बने हुए मकान हैं।
नेक्स्ट देखते हैं हम, मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शंस। यहां से आपको एक और चीज समझने को मिल रही है कि इस गांव में सभी घरों में इलेक्ट्रिक कनेक्शन है। तो यानी कि ये भी चीज हमें ये बताती है कि हमने जो गांव इमेजिन किया है वो पूर्णतः विकसित है, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड्स एंड इज यूज्ड इन वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेस। अब चाहे वो स्मॉल बिजनेस हो, चाहे खेतों में ट्यूबवेल लगे हों, तो ये आप समझ सकते हो कि हर चीज को किसकी जरूरत होती है, इलेक्ट्रिसिटी की। और इलेक्ट्रिसिटी की जो प्रॉपर कनेक्शन है वो अवेलेबल है हमारे इस गांव पालमपुर में। पालमपुर हैज 2 प्राइमरी स्कूल्स एंड 1 हाई स्कूल। पालमपुर में एक प्राइमरी स्कूल भी है और हाई स्कूल्स भी हैं। देयर इज प्राइमरी हेल्थ सेंटर रन बाय द गवर्नमेंट एंड 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी। यहां पे एक हेल्थ सेंटर भी है जहां पर, और डिस्पेंसरी भी है, यानी कि यहां पर अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसका इलाज के लिए भी कहीं दूर नहीं जाना पड़ता, वो भी इस गांव के अंदर ही हो जाता है। तो हमने देखा कि जो पालमपुर विलेज है वो हर तरीके से विकसित है। यहाँ पे स्कूल भी हैं, यहाँ पे हॉस्पिटल्स भी हैं, यहाँ पे हर तरह का इलेक्ट्रिक कनेक्शंस भी हैं, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट भी है, यानी कि ये पूर्णतः विकसित गांव है। अब इस गांव को इमेजिन करने के पीछे हमारा क्या कारण है? बेसिकली हमने इस चैप्टर में जो समझना है वो समझना है प्रोडक्शन को। प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन। प्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन कैसे होता है, प्रोडक्शन में कौन कौन से फैक्टर होते हैं, इन सारी चीजों को समझने के लिए एग्जाम्पल के तौर पे हमने इस गांव को इमेजिन किया है। अब देखते हैं कि जब हमने बात की कि हमने प्रोडक्शन को समझना है, हमने उत्पादन को समझना है, पहले तो ये समझते हैं ये जो प्रोडक्शन होती है ये होती क्या है। द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड द सर्विसेज दैट वी वांट। गुड्स मतलब कि सामान, जो भी आपकी जरूरत का सामान है, जो भी सर्विसेज आपको चाहिए, ये बेसिकली आपको कैसे प्रोवाइड की जा सकती हैं? वाया प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? जो भी गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी हमें सामान चाहिए अपने पर्सनल यूज के लिए, अपनी इंडस्ट्री के लिए, अपने घर बार के लिए, उन चीजों को प्रोड्यूस करना ही क्या है? प्रोडक्शन है। उसी को ही उत्पादन बोला जाता है। अब कभी भी किसी जगह पे उत्पादन होता है तो देखो उसके 4 रिक्वायरमेंट होती है, 4 फैक्टर होते हैं किसी भी प्रोडक्शन के। अब कौन कौन से 4 फैक्टर होते हैं? सबसे पहला फैक्टर तो है लैंड। हमें क्या चाहिए होता है? हमें लैंड चाहिए होता है। लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज। नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब ऐसे संसाधन, रिसोर्सेज किसको बोलते हैं? संसाधनों को बोलते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब ऐसे संसाधन जो हमें प्रकृति से डायरेक्टली मिले हैं और हम उनको प्रकृति से जैसे मिले हैं वैसे यूज कर रहे हैं। जैसे आपको पता है कि आप जहां रहते हो वो एक लैंड है, वो भी एक क्या है? संसाधन है, रिसोर्स है, बट वो कौन सा रिसोर्स है? जो आपको प्रकृति से मिला है, इसलिए हम उसको क्या बोल देते हैं? नेचुरल रिसोर्स। दूसरा क्या है? पानी। पानी भी आपको प्रकृति दे रही है। जंगल भी, मिनरल्स भी जो मिट्टी में पाए जाते हैं, भूमि में पाए जाते हैं, सब आपको कहां से मिल रहे हैं? बेसिकली सब आपको नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ये सब आपको नेचर दे रहा है, प्रकृति दे रही है। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो हमारी क्या होगी? अगर हमें कोई भी संसाधन, कोई भी फैक्ट्री लगानी है, कोई भी प्रॉपर्टी लेके उस पर घर ही बनाना क्यों ना हो, चाहे हमें फार्मिंग करनी है, एग्रीकल्चर करना हो, हर एक में सबसे पहली रिक्वायरमेंट हमारी क्या है? लैंड। तो आपको याद रखना है कि प्रोडक्शन में सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या होती है, उत्पादन में सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या होती है? हमें भूमि चाहिए होती है, यानी कि लैंड चाहिए होता है। दूसरा, अब हमें लैंड तो मिल गया, अब हमें क्या चाहिए? उस पर काम करने वाली लेबर भी चाहिए। तो दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है? पीपल हु विल डू द वर्क। ऐसे लोग जो वहां पर काम करेंगे। सपोज आपने एग्रीकल्चर करना है, आपने बहुत बड़ा लैंड ले लिया, बट उस पर काम करने के लिए लोग भी तो चाहिए। तो दूसरी रिक्वायरमेंट हमारी क्या होती है? लेबर की होती है। तीसरी हमारी होती है फिजिकल कैपिटल। अब ये फिजिकल कैपिटल क्या होता है, इसको भी हम अच्छे से समझेंगे। द वैरायटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग द प्रोडक्शन। तो कह रहे हैं उत्पादन की हर स्टेज पे जो जो हमें इनपुट डालने होते हैं, इनपुट। अब ये इनपुट क्या क्या होता है इसको समझ लेते हैं। इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि व्हाट इज फिजिकल कैपिटल। तो ध्यान से समझना इन सारे कंसेप्ट्स को। तो फिजिकल कैपिटल का मतलब हम समझते हैं। फिजिकल कैपिटल में पहले तो आपके जितने टूल्स, मशीन्स और बिल्डिंग्स हैं, यानी कि टूल्स एंड मशीन्स रेंजेस फ्रॉम वेरी सिंपल टूल्स सच एज ए फार्मर्स प्लो टू द सोफिस्टिकेटेड मशीन सच एज जनरेटर, टर्बाइन, कंप्यूटर एक्सेट्रा। देखो, आप या तो एग्रीकल्चर फील्ड का एग्जांपल ले लो, या आप इमेजिन कर लो किसी बहुत बड़ी कंपनी का एग्जांपल ले लो कि जहां पे बहुत बड़ी प्रोडक्शन हो रही है, कुछ भी बन रहा है, वहां पे आप एग्जांपल ले लीजिए। तो जब आप अपने लैंड का एग्जांपल लेते हो, कि अगर आप एग्रीकल्चर का एग्जांपल लेते हो, तो आपको पता है फार्मर्स को क्या क्या चाहिए? उसको ट्रैक्टर चाहिए हो सकता है, उसको खेतों को जोतने के लिए हल चाहिए हो सकता है, तो ऐसे कई सारे इक्विपमेंट्स चाहिए। तो ये सारी भी क्या है? फिजिकल कैपिटल होती हैं। अगर हम इंडस्ट्रीज की बात करें, जनरेटर्स चाहिए या फिर टर्बाइन चाहिए या फिर कंप्यूटर्स चाहिए, तो ये सारी की सारी जो मशीन है, ये सारे का सारा भी क्या है? हमारी बेसिकली इनपुट है। इसी इनपुट को डाल के ही तो आप फाइनल प्रोडक्ट को निकालोगे। अगर आपके पास मशीन्स अवेलेबल नहीं है तो आप फाइनल आउटपुट यानी कि उत्पादन नहीं कर सकते। तो ये जो सारी टूल्स, मशीन्स और बिल्डिंग्स होती हैं, यानी कि बिल्डिंग मतलब कि जिस लैंड को
आप यूज कर रहे हो अपनी इंडस्ट्री के लिए या एग्रीकल्चर के लिए, ये सारी की सारी आपकी क्या है, फिक्स्ड कैपिटल है, याद रखिएगा। दूसरा, रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड। अब देखो, आपको कोई भी काम करना है, मान लो आपको सीमेंट बनाना है, उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए। आपको मान लो आटा चक्की लगानी है, वो आटा बनाने के लिए भी तो रॉ मटेरियल चाहिए, गेहूं। तो यानी कि प्रोडक्शन, उत्पादन जब भी होता है, इट रिक्वायर्स वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल सच एज यार्न यूज्ड बाय द वीवर। तो बुनने वाले जो होते हैं उनको यार्न चाहिए होती है, जो पॉटर होते हैं उनको मिट्टी चाहिए होती है, ठीक है, तभी वो मिट्टी के बर्तन बना पाएंगे जब उनके पास क्या होगी, मिट्टी होगी। तो मिट्टी क्या है, रॉ मटेरियल। इसी तरह ही जो बुनने वाले लोग हैं, जो वीवर्स हैं, उनको यार्न चाहिए, ठीक है, जब उनके पास धागा होगा, कॉटन होगी, उसी से ही फाइनली वो गारमेंट रेडी कर सकते हैं। सम मनी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन। तो पहले तो हमने क्या कहा कि हमें रॉ मटेरियल चाहिए, कच्चा माल चाहिए, तभी हम उससे फाइनल प्रोडक्ट बना सकते हैं। दूसरा, हमें इन चीजों के लिए पैसा भी तो चाहिए, हमें काफी चीजें खरीदनी पड़ेंगी, काफी टूल्स, मशीन्स या रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, तो पैसा भी हमें चाहिए। तो रॉ मटेरियल और मनी जो है वो हमारी किस में काउंट हो जाएगी, वर्किंग कैपिटल में काउंट हो जाएगी। तो फिक्स्ड कैपिटल में आपकी क्या कहा जाती है, आपकी टूल्स, मशीन्स या फिर बिल्डिंग, और वर्किंग कैपिटल में आपको जो पैसा चाहिए वो आ जाता है, जो रॉ मटेरियल चाहिए वो आ जाता है। अब देखो, फिक्स कैसे याद रखना है। अब आपको पता है टूल्स आप बार बार थोड़ी ना खरीदोगे, मशीन आप बार बार थोड़ी ना खरीदोगे, आपने एग्रीकल्चर करना है तो ट्रैक्टर हर साल थोड़ी ना खरीदोगे। तो ये सारी चीजें तो एक बार खरीद ली जाती हैं। अब या फिर लैंड आप बार बार थोड़ी ना खरीदोगे, हर साल थोड़ी ना खरीदोगे, ये आपने एक बार खरीद लिया। तो यहीं से आपको याद रखना है, जो चीज आपने एक बार खरीद लिया वो फिक्स होगी, और जो चीज आपको हर साल या बार बार या हर मंथ या हर दिन चेंज करनी पड़ रही है, कम ज्यादा, उसको हम क्या बोल देंगे, वर्किंग। जैसे कि हमारा रॉ मटेरियल, हर दिन अगर प्रोडक्शन हो रही है तो हर दिन हमें कच्चा माल चाहिए, हर दिन अगर हमारी इंडस्ट्री चल रही है तो हर दिन हमें पैसे की भी रिक्वायरमेंट है। तो ये सारी क्या होगी, वर्किंग कैपिटल। आई होप आपको समझ आ गया होगा अच्छे से कि फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है और वर्किंग कैपिटल क्या होता है। अब अभी तक हमने क्या बोला कि हमें प्रोडक्शन के लिए 4 रिक्वायरमेंट्स चाहिए, 4 फैक्टर्स जरूरी हैं प्रोडक्शन के लिए। बट अभी तो हमने यहां पे 3 की बात की है, लैंड की बात की है, लेबर की बात की है और फिजिकल कैपिटल की बात की है। तो अब नेक्स्ट क्या है, देखो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि हमें 4 रिक्वायरमेंट चाहिए प्रोडक्शन के लिए। कौन कौन से 4 फैक्टर हैं, पहला लैंड जिसके बारे में हमने पढ़ लिया, दूसरा लेबर जिसके बारे में हमने पढ़ लिया, तीसरा कैपिटल इसके बारे में भी हमने पढ़ लिया, और चौथा हमारा है एंटरप्राइज। एंटरप्राइज का मतलब क्या होता है, एंटरप्राइज का मतलब होता है जो पहले 3 फैक्टर हैं, लैंड, लेबर और कैपिटल, कोई ऐसा पर्सन या कोई ऐसा आइडिया या कोई ऐसा प्लान भी तो चाहिए कि इन तीनों को कंबाइन करके आप प्रोडक्शन कर सको। मान लो आपके पास लैंड भी है, आपके पास काम करने वाले बंदे भी हैं, आपके पास मशीन्स वगैरह भी अवेलेबल हैं, बट आपके पास आइडियाज नहीं है, आपके पास प्लान्स नहीं है। तो ये जब चीजें नहीं होगी तो आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते। यानी कि जब ये 3 रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएं, तब हमें जरूरत पड़ती है आइडियाज की, तब हमें जरूरत पड़ती है एंटरप्राइज की, प्लान्स की, तो और हमें जरूरत पड़ती है पूरा स्ट्रक्चर रेडी करने की, और हमें जरूरत पड़ती है इन सारी चीजों को मैनेज करने की। तो अगर हमारे पास फाइनल एंटरप्राइज नहीं बना पाए हम, तो इन 3 फैक्टर्स का कोई फायदा नहीं है। तो ये जो 4 फैक्टर्स हैं, ये चारों मिलके हमें क्या देते हैं, प्रोडक्शन। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में आपने क्या याद रखना है, एवरी प्रोडक्शन, यानी कि हर उत्पादन में जो हमारी कंबिनेशन होता है वो किन चीजों का होता है, लैंड का, लेबर का, फिजिकल कैपिटल का एंड ह्यूमन कैपिटल का। अब ये जो एंटरप्राइज में आप देख पा रहे हो, जो आइडियाज हमने रेडी करने हैं, प्लान रेडी करने हैं, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, अब हम इसको ह्यूमन कैपिटल भी बोल देते हैं, इसी को ही एंटरप्राइज भी बोल दिया जाता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कोई भी उत्पादन या प्रोडक्शन होती है वो इन 4 फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फार्मिंग इन पालमपुर। अब हमने पालमपुर को समझ लिया। पालमपुर एक अच्छा खासा विकसित गांव है, यहाँ पे हर फैसिलिटी अवेलेबल है, यहाँ पे इस विलेज के अंदर रोड्स अच्छे हैं, ट्रांसपोर्ट अच्छा है, इलेक्ट्रिसिटी है, यहाँ पे हर तरह की मशीन्स अवेलेबल हैं। तो हमने देख लिया कि ये विकसित है, स्कूल्स भी हैं यहाँ पे हेल्थ सेंटर भी हैं। तो फिर अब बात करते हैं फार्मिंग की, खेती की बात करते हैं। अब देखो, लैंड क्या है पालमपुर में, फिक्स है। लैंड फिक्स होने का क्या मतलब है कि फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। पालमपुर में जो मेन उत्पादन की जो एक्टिविटी हो रही है, ठीक है, इंडस्ट्रीज वगैरह नहीं है यहाँ पे, मेन जो फार्मिंग ही है, जो एग्रीकल्चर ही है, जो मेन प्रोडक्शन की एक्टिविटी है, मेन उत्पादन की एक्टिविटी है। 75% ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग फॉर देयर लिवलीहुड। लिवलीहुड का मतलब होता है अपने जीवन को चलाने के लिए, सरवाइव करने के लिए। वहां के 75% लोग किस फील्ड में हैं, सारे के सारे एग्रीकल्चर फील्ड में हैं।
या तो वो फार्मर्स हो सकते हैं, खुद किसान हो सकते हैं, या फिर वो लेबर हो सकते हैं, यानी कि जिनके पास अपने खेत नहीं है लेकिन वो किसी के खेतों में जाके काम करते हैं और उनसे बदले में जो भी उनको तनख्वाह मिलती है वो ले लेते हैं। तो यानी कि 75% लोग या तो फार्मर हैं या फिर फार्म की लेबरर्स हैं। द वेलबींग ऑफ दिस पीपल इज क्लोजली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर 75% लोग सिर्फ एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हैं तो जो एग्रीकल्चर से हमारा उत्पादन होने वाला है उसी के ऊपर ही इनकी जिंदगी निर्भर है। अगर कभी फसलें खराब हो गई, उत्पादन अच्छा नहीं होगा, तो इन लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन लोगों का वेलबींग जो है वो किस पे डिपेंडेंट हुआ? फार्म्स के ऊपर, यानी कि खेती के ऊपर और उसकी प्रोडक्शन के ऊपर। तो यानी कि अगर प्रोडक्शन बढ़नी शुरू हो जाए, अगर खेतों में हम अच्छी फसलें, अच्छी पैदावार कर लें, तो इससे हमें क्या पता चलेगा? ये वाले लोग भी अमीर हो सकते हैं, इनकी जो लाइफ है और ज्यादा अच्छी हो सकती है। Land area under cultivation is practically fixed. Since 1916 Palampur there has been no expansion in the land under cultivation. वो कह रहे हैं 1960 से जो पालमपुर है उसमें जो लैंड है वो फिक्स्ड है, जिसके ऊपर क्या होनी है? कल्टीवेशन होनी है। कल्टीवेशन का मतलब क्या है? कि वहां पे कृषि होनी है। तो कृषि के लिए जो भूमि है वो 1960 से हमने क्या कर दिया है? फिक्स कर दिया है। उसके बाद से कुछ वेस्टलैंड ऐसे हैं जिनको हम एग्रीकल्चर पर्पसेज में यूज नहीं कर रहे, उनको बोल देते हैं वेस्टलैंड। जिसको हम कृषि के लिए यूज नहीं कर रहे, हम उसको किसी और पर्पस के लिए यूज कर रहे हो सकते हैं। हमने उस पर हॉस्पिटल बना दिया, हमने उस पर रोड प्रोजेक्ट बना दिया, उसमें से कोई नहर निकाल दी, इसका मतलब वो कृषि के लिए यूज नहीं हो रहा, तो हम उसको क्या बोल देते हैं? वेस्टलैंड। तो ऐसा देखा गया है कि कुछ पिछले समय में कुछ ऐसे लैंड हैं जो वेस्टलैंड थे पालमपुर में, उनको हमने कल्टीवेबल लैंड बना दिया है। कल्टीवेबल का मतलब होता है कृषि योग्य। लेकिन वो कुछ ही लैंड है ऐसे, यानी कि ज्यादातर जो खेती के लिए भूमि है वो फिक्स है, लेकिन कुछ ऐसे लैंड थे जो वेस्टलैंड थे, हमने उनको भी कन्वर्ट कर दिया कृषि योग्य भूमि में, बट वो कुछ ही थे। देयर एग्जिस्ट नो फर्दर स्कोप टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन बाय ब्रिंगिंग न्यू लैंड अंडर कल्टीवेशन। अब पालमपुर में आपको एक चीज समझनी है कि जो लैंड है कृषि के लिए वो फिक्स है, और उसी फिक्स लैंड के ऊपर 75% पॉपुलेशन ऐसी है उस गांव की जो पूरी तरीके से डिपेंडेंट है, यानी कि उनको जीवन चलाने के लिए वो सिर्फ कृषि कर रहे हैं। तो अब हमें एक और चीज दिख रही है, अब लैंड तो ये फिक्स है, ये लैंड तो बढ़ ही नहीं सकता, यानी कि जिस लैंड के ऊपर हमें कृषि करनी है ये लैंड तो फिक्स है। तो अगर बाय चांस यहाँ की पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो हमें कुछ तो ऐसा सोचना पड़ेगा फ्यूचर में कि ताकि ये जो लैंड है इसकी प्रोडक्शन, उत्पादन को और ज्यादा बढ़ाएं, नहीं तो धीरे धीरे लोगों के पास पैसे की कमी हो जाएगी। ठीक है, और क्या होगा? अगर ये लैंड फिक्स रहेगा, इस पे हम लगातार खेती करते रहेंगे, तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर इस लैंड की जो क्वालिटी है वो डाउन हो गई तब भी हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है ये हम इस चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं। अब बात ये आती है कि जब हम लैंड एरिया की बात करते हैं, आपने बहुत बार सुना होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं? लैंड एरिया की। यानी कि जब आप खेतों वगैरह में जाते हो, अपने घर में जाते हो, तो किसकी बात चल रही होती है कि ये घर कितने एरिया में बना हुआ है, या ये जो आपके खेत हैं ये कितने एरिया में है। तो एक बेसिक कॉमन यूनिट सबको पता होनी चाहिए। देखो, अगर हम स्टैंडर्ड यूनिट की बात करें वो है हेक्टेयर। ऐसे तो बहुत सारी यूनिट्स हैं जो गांव में बोली जाती हैं, बीघा बोला जाता है, कोई मरले की बात करता है, कोई किल्ले की बात करता है, कोई एकड़ की बात करता है, बट एक कॉमन यूनिट होती है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, वो होती है हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर इक्वल टू द एरिया ऑफ ए स्क्वायर विद वन साइड मेजरिंग 100 मीटर। वो कहते हैं अगर हमें 1 हेक्टेयर के बारे में पता लगाना है तो हम एक स्क्वायर ले लेते हैं। स्क्वायर क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं एक समान हो। तो ये भी 100 मीटर है, इसकी लेंथ भी और ब्रेड्थ भी। तो इसका एरिया कितना हुआ? 100 इंटू 100 यानी कि 10,000 मीटर स्क्वायर हुआ ना। तो इसका मतलब 1 हेक्टेयर जो होता है वो किसके बराबर होता है? 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। इसको याद रखना, ये आपसे क्वेश्चन भी पूछ लिया जा सकता है और ये आपको पता भी होना चाहिए। हमें ज्यादा यूनिट्स के बारे में जरूरत नहीं है, लेकिन जो सबसे कॉमन और सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है हेक्टेयर, उसके बारे में पता होना चाहिए। 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। तो देखो, आज के इस वीडियो सेशन में, आज की इस फर्स्ट क्लास में हमने क्या क्या देखा? हमने बेसिकली ओवरव्यू देख लिया है कि ये जो पालमपुर गांव है ये कैसा है, यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे कौन कौन सी एक्टिविटीज हो रही हैं, यहाँ पे किस तरह के लोग रहते हैं, और यहाँ पे जो मेन प्रोडक्शन जो लैंड से हो रही है वो लैंड का एरिया कितना है। इसकी बाद के नेक्स्ट वीडियो सेशंस में हम पढ़ने वाले हैं कि और क्या क्या इस गांव से हम सीखने वाले हैं। इस गांव का एग्जाम्पल जो हमने लिया है, उत्पादन का एग्जाम्पल जो हमने लिया है, उसको हम कैसे हमारे देश यानी कि भारत के साथ बाद में मैच कर पाएंगे। तो ये था आज का वीडियो सेशन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सो लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो सेशंस जल्द ही। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।